चैनल स्टडी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस सब्जेक्ट हिंदी स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टडी करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम वृंद के दोहे जो वृंद जी के द्वारा लिखे गए हैं और उनका पूरा नाम है वृंदावन दास का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। स्वाध्याय है, पहला है आकलन, कारण लिख लिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। सरस्वती का भंडार अर्थात क्या? ज्ञान। ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब हम अपना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं तो वो बढ़ता रहता है। तो नॉलेज जब हम दूसरों को बांटेंगे, अगर हमारे पास कोई भी नॉलेज है, हम अपना नॉलेज 4 लोगों को देते हैं तो 4 से 8, 8 से और लोगों में बढ़ता है। एक टीचर जब हमें पढ़ाती है तो क्या होता है, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 50 से 60 हैं तो उनको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। और ये 50-60 लोग जब उनके पास नॉलेज आता है तो दूसरों में बांटते हैं, तो इससे क्या होता है, नॉलेज को हम बांटते हैं और बांटते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ता है। तो हम सिर्फ ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। अगर ज्ञान को, अगर नॉलेज को हम अपने तक सीमित रखते हैं तो ये क्या होता है, सिर्फ हमारे तक रह जाता है। हम किसी को बताएंगे ही नहीं तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? तो वो हमारे तक ही सीमित रहता है, हमारे पास रहेगा और किसी के पास जाएगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, किसी को भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ज्ञान है, आपके पास कोई नॉलेज है तो दूसरों को भी उसे बताएं, वो दूसरे और लोगों को बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो बिज़नेस करता है अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए। अगर वो कस्टमर को एक बार कोई भी चीज़ छल कपट से बेच देता है और धोखाधड़ी करता है तो उससे क्या होता है, उसे सिर्फ एक बार ही प्रॉफिट होगा, लेकिन दूसरे बार तो वो ग्राहक जो कस्टमर है वो सावधान हो जाएगा, तो वो उसको और प्रॉफिट तो नहीं देगा ना। इसलिए व्यापार में एक ग्राहक को सिर्फ एक बार ही धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार वो ग्राहक कस्टमर क्या हो जाएगा, वो सावधान हो जाएगा। सहसंबंध जोड़िए। सहसंबंध क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख लेंगे, उसका सहसंबंध मैंने आंसर में यहाँ पर दे दिया है। ऊंचे बैठे ना लई हैं, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, बायस गरुड़ न होई। दूसरा है, कोकिल अम्बही लेत है, काक निमौरी लेत। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा पर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, यानी यहाँ पर विलोम शब्द यानी आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं। ऑपोजिट आदर निरादर, अस्त उदय, पतन उत्थान, कपूत सपूत। अब हम आगे बढ़ेंगे अभिव्यक्ति पर। आपका पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ आ गया है। पर्सनल रिस्पॉन्स का आपका क्वेश्चन है, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, मनुष्य क्या होता है, उसके पास बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है कि मुझे जीवन में लग्जरी लाइफ मिले, मैं हैप्पी लाइफ जीऊँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो उसको हमेशा चाहिए होती हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। तो वो क्या करता है, वो उन इच्छा, अपनी डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। तो कवि क्या कह रहा है कि अगर आपको अपनी डिज़ायर पाना है तो कैसे पाना है, आपको उतनी ही डिज़ायर रखनी चाहिए जितनी आपकी अंदर उसको पाने की कैपेसिटी हो, आप जितने कैपेबल हो। अगर आपको 100 रुपीज़ में ही सब कुछ खर्च करना है तो आप क्या करेंगे, आप 200 रुपीज़ की चीज़ तो नहीं लेने जाएंगे ना। तो ये क्या है, ये आपकी कैपेसिटी के बाहर की बात है। अगर आपकी क्षमता है, आप कैपेबल हैं कि आप कितना 50 रुपीज़ का ही ड्रेस ले सकते हैं, 50 रुपीज़ का ही सामान ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उस 50 रुपीज़ में ही आपको अपना गुजारा करना है। आप जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी डिज़ायर बढ़ाओगे उतने ही आप क्या होते जाओगे, आप
अशांत होते जाओगे, आप प्रॉब्लम फेस करने लगोगे, आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आने लगेगी। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कभी कभी कि आपके पास सही रास्ता तो नहीं मिल पाता। अगर सही रास्ता मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सही रास्ता उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और ऐसा करने से आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर उस समय सफलता मिल भी गई तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होगी और वो सफलता आपसे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने डिज़ायर को पूरे करने के लिए गलत रास्ता अपनाया है। इसलिए कहा क्या गया है कि अगर आपकी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया बन जाए तो जीवन क्या होता है, जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है। आपके जीवन की जो भी सुख शांति है वो ख़त्म हो जाएगी, आप अनहैप्पी रहेंगे। इसीलिए अगर आपको हैप्पी रहना है, आपको जीवन में सुख प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने पैर फैलाने चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है, वही इंटेलिजेंट है जो अपनी चादर देखकर पैर फैलाता है। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान नॉलेज है। नॉलेज को कहा गया है नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज से ही मनुष्य को क्या होता है, वो प्रोग्रेस कर सकता है। इसलिए प्रोग्रेस, मनुष्य की प्रगति, यानी अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। एकमात्र कारण क्या है? आपका नॉलेज। अगर आप नॉलेज गेन करते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको क्या होता है, आप अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में आपको अच्छा बुरा पहचानना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको एक इंटेलिजेंट मैन होना चाहिए। आपके पास उसको पहचानने का नॉलेज होना चाहिए। और ये कब नॉलेज क्या होता है? नॉलेज आपका अपना होता है, जिस पर सिर्फ आपका अपना अधिकार है, उसे आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता है। और नॉलेज से ही आप क्या कर सकते हैं, आप हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, आप लग्जरियस चीज़ पा सकते हैं। और इसके ऑपोजिट क्या होता है? इसके ऑपोजिट, अगर एक मनुष्य अज्ञानी है, वो मूर्ख है, तो उसकी थिंकिंग पावर क्या हो जाती है? उसकी थिंकिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो सोच समझ नहीं सकता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं क्या काम करूँ, ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। उसकी थिंकिंग पावर कम हो जाती है। जब थिंकिंग पावर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके सामने हर समय वो प्रॉब्लम ही फेस करता रहता है। और प्रॉब्लम फेस करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएगा, नैरो माइंडेड हो जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की पूंजी को बढ़ावा देना है। हमें अपनी मूर्खता को दूर करना है और हमें क्या करना है, हमें नॉलेज गेन करना है। हमें अपने नॉलेज से हमारी मूर्खता को, अज्ञानता को ख़त्म कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं रसास्वाद की तरफ। जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। वास्तविकता, जीवन के अनुभव। अभी आपके जीवन में बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, उन एक्सपीरियंस से और वास्तविकता क्या है, रियलिटी से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का आपको रसास्वादन करना है, यानी एप्रिसिएशन लिखनी है। अब वृंद जी क्या थे? वृंद जी का पूरा नाम था वृंदावन दास। उनके द्वारा रचित क्या है ये? वृंद के दोहे हैं, जो दोहों का एक छोटा सा संग्रह है। और उसे कहाँ से लिया गया है? उसे लिया गया है वृंद सतसई से। तो आगे बढ़ते हैं। वृंद जी द्वारा रचित दोहों में हमें व्यावहारिक व सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जो हमारी रियलिटी है वो वृंद जी के दोहों से हमें समझ में आता है कि हमारी रियलिटी का वो परिचय कराते हैं और हमें सही रास्ता पर चलने का प्रेरणा देते हैं, हमें बताते हैं। तो वृंद जी द्वारा रचित दोहे हमें क्या करते हैं, हमारी रियलिटी बताते हैं। उनके अनुसार क्या है, नॉलेज एक बहुत बड़ा धन है। नॉलेज इज़ पावर हम कहते हैं। ऐसी नॉलेज एक बहुत ही प्रेशियस वस्तु है, प्रेशियस थिंग है, जो कि कोई भी नहीं चुरा सकता हमारे पास से। वो हमारे पास अपना होता है। और अगर हम उस नॉलेज को दूसरों को भी बांटते हैं तो उसको बांटने से कोई भी दूसरी चीज़, अगर हम स्वीट्स ही किसी को बांटें तो हमारी स्वीट्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन नॉलेज ही एक ऐसा धन है जिसको बांटने से वो बढ़ता रहता है।
एक के पास गया, एक से दूसरे के पास गया, ऐसे चेन बन जाती है। और वो नॉलेज क्या होता है, बढ़ता रहता है। कैसे बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। लेकिन अगर हम उस नॉलेज को अपने तक सीमित रखेंगे, अपने तक ही उसकी लिमिटेशन रखेंगे, दूसरों तक नहीं बांटेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉलेज आपका घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसके आगे उन्होंने आँखों को, नेत्र जिसे कहा गया है, आँखों, आइस आपकी हैं, उनके बारे में बताया है कि आँखें क्या है, एक मिरर के समान होती हैं। जैसे मिरर में हम अपने आप को देखते हैं ना, तो उसमें हमें अपनी रियल छवि दिखाई देती है, एकदम रियलिटी दिखती है। किसमें, मिरर में। ऐसे ही आँखें होती हैं। आँखों को देखकर, आँखों को पढ़कर भी आप किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति की मन की बात को समझ सकते हैं कि वह मनुष्य क्या चाह रहा है इस वक्त, उसका मन कैसा है। ये सब भावनाएं जो उसकी होती है ना, आप उसकी आँखों को देखकर भी पढ़ सकते हैं। और मनुष्य जीवन में कठिनाइयों में फंस कर गलत रास्ता भी चुन लेता है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपना कार्य हाथ में लें। जो आप कार्य कर सकते हैं वही कार्य आपको हाथ में लेना चाहिए। कैसे, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। अगर आपको साइंस, केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और आप फोर्सफुली उस सब्जेक्ट को उठाते हैं, तो वो आपकी कैपेसिटी के में नहीं आता है ना, तो आप उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा 50-60% मार्क्स लेके पास हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी क्षमता में ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्षमता किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में है, मान लीजिए आप हिंदी लिटरेचर में ही बहुत अच्छे हैं, और हिंदी लिटरेचर अगर आप लेते हैं तो वो आपके क्षमता के अनुसार है, आपकी कैपेसिटी है उसमें, आप उसमें नॉलेज गेन करते हैं, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, कम से कम आप 80 अबव तो ले सकेंगे। इसीलिए कवि कह रहा है कि आपके हाथ में क्षमता के अनुसार आप अपना कार्य अपने हाथ में लें, जो उसको आप सही ढंग से पूरा भी कर सकते हैं ना। अगर आपको उसको कार्य को, कोई भी कार्य आपने ले तो लिया है, लेकिन आप उसमें कैपेबल नहीं है, तो आप उसको सही ढंग से कैसे पूरा करेंगे। इसके आगे वो बता रहा है बिजनेसमैन के नियम्स। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए कहता है कि अगर आप अपने कस्टमर को धोखा देंगे, तो कस्टमर को धोखा देने से क्या होता है, कस्टमर को धोखा देने से आप एक ही बार प्रॉफिट गेन करेंगे, लेकिन आगे चलकर वो कस्टमर तो आपसे सावधान हो जाएगा, तो वो आपको दूसरी बार प्रॉफिट गेन करने का मौका नहीं देगा। इसलिए आपको बिज़नेस भी कैसे करना चाहिए, आपको बिज़नेस ईमानदारी से करना चाहिए। मनुष्य की महानता उसके कर्मों से है। आगे वो बताता है कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य की ग्रेटनेस उसके कर्मास डिसाइड करते हैं। भले ही वो कोई भी पोस्ट पर हो, पोस्ट से ये नहीं समझ सकता इंसान कि वो मनुष्य कितना ग्रेट है, कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है। पोस्ट से आप उसके महानता का, आपकी उसकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उसके कर्मास डिसाइड करते हैं कि वो कितना महान है। और आगे प्रयत्न पर कवि बताता है कि प्रयत्न यानी आपने सुना ही होगा, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। प्रयत्न को, कोशिश को हमेशा हर इंसान कहता है कि आपको करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहने से हम, एक चींटी भी क्या करती है, पहाड़ चढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रयत्न से हर कार्य सफल बनाया जा सकता है। यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ, है ना। तो इसीलिए प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि अपना काम स्वयं करो। उसमें एक फार्मर होता है और उसकी सारी खेत तैयार हो जाता है, लेकिन वो दूसरों को कहता है कि आज मेरा खेत फसल तैयार हो गई है, काट देना। वो लोग नहीं काटते, दूसरे दिन भी वैसे ही करते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है, वो चिड़िया आती है, उसका सारा खेत चुग जाती है और उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए अपना काम स्वयं करना चाहिए। वो कहानी आपको याद होगी। कवि आगे स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए। संगति के लिए भी कहानी आपने सुनी होगी कि एक तोता होता है और वो साधु के संगति में रहता है। तो वो क्या करता है, वो श्लोक पढ़ने लगता है, अच्छे अच्छे विचार बताने लगता है। और एक दूसरा तोता होता है, वो एक दुष्ट आदमी के साथ रहता है, तो उसकी संगति का प्रभाव उस पर पड़ता है और वो क्या करने लगता है, वो गाली देने लगता है। तो इसीलिए बताया गया है कि संगति हमारे ऊपर
सबसे अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मूर्ख और दुष्टों की संगति में नहीं रहना चाहिए। मूर्ख और दुष्टों की संगति से सिर्फ हमें क्या मिलता है, हमारा सिर्फ लॉस होता है। उसके अनुसार जो व्यक्ति ऊंचा उठता है तो उसे समय आने पर क्या करना पड़ता है, नीचे आना ही पड़ता है। हम भले ही कितने ही ऊंचे आसमान पर उड़ जाएं, लेकिन हमें धरती पर आना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें कभी भी घमंड भी नहीं करना चाहिए। कवि आगे बताता है कि अच्छे बुरे मनुष्य की पहचान कैसे होती है, उसके लक्षणों को देखकर आप एक ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा, उसके लक्षणों को देखकर। अब ये देखना है कि इस कविता की रचना कैसी है। इस कविता की रचना दोहा और छंद में की गई है। दोहा कैसे है, दोहा हम लोग गा सकते हैं और इसमें लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता में देशज यानी जो हमारे देसी शब्द होते हैं ना, उनको बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग में लाया गया है और इनकी भाषा कैसी है, बिल्कुल सरल व सहज है। अब आते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान पर। तो साहित्य संबंधी ज्ञान में क्या पूछा गया है कि वृंद जी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब आता है दोहा छंद की विशेषता। दोहा क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, एक लघु वर्ण आ जाता है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में आप देखेंगे तो उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये स्वाध्याय समाप्त होता है। स्टडी करते रहें। धन्यवाद।